हेलो साथियों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका मित्र एडवोकेट अशोक चतुर्वेदी। आपके अपने लीगल चैनल अशोक लीगल ओशन पर आपका एक बार स्वागत है। साथियों, आज की विधिक जानकारी की श्रृंखला में हम आपके समक्ष एक नया टॉपिक पर वीडियो लाए हैं और वो टॉपिक है कि CRPC 125 में जब पत्नी भरण पोषण का दावा करती है और कोर्ट इंटरमेन मेंटेनेंस बांध देता है, जो पत्नी ने एफिडेविट दिया है या जो कथन कहे हैं, बस उनको बेस मानते हुए वो इंटर मेंटेनेंस बांध देती है पति के ऊपर और पति चुपचाप उस ऑर्डर को मान लेता है। साथियों, यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे जो पुरुष मित्र हैं वो केस को तरीके से लड़ना ही नहीं चाहते हैं या लड़ते नहीं। अगर केस को तरीके से लड़ा जाए या समझदारी से काम लिया जाए, बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न हैं जिनसे आप अच्छे से फाइट कर सकते हैं अपने केस में। इंटरिम मेंटेनेंस कोई भी माननीय न्यायालय जब बांधता है तो वो अपने जो स्टैंडर्ड फार्मूले रहते हैं उनके हिसाब से चलता है और इंटरिम मेंटेनेंस पति के विरुद्ध बांध दिया जाता है। साथियों, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बोलता हूँ कि जो मतलब मेरा ऐसा मानना है, आप लोग हो सकता है मेरी बात से सहमत नहीं हो, कि जैसा चल रहा है वैसा नहीं चलना चाहिए। हमें जुझारूपन से अपने केस लड़ना होंगे। वकील साहब कहेंगे नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता है, और आप भी अधूरे मन से अपने केस को लड़ते हैं और परेशान रहते हैं। साथियों, सबसे पहली बात तो ये है कि आपके ऊपर मान लो कोई मेंटेनेंस का केस आपकी पत्नी ने दायर कर दिया, तो चलो मैंने माना कि 125 में प्रोविज़न है कि पत्नी को इंटरिम मेंटेनेंस दिया जाएगा, लेकिन उसमें जो 125 में पॉइंट नंबर 4 है, सेक्शन 4 है, सब सेक्शन, उसमें भी तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। उनका पालन क्यों नहीं होता है? क्या न्यायाधीश महोदय सब उनको दरकिनार करते हुए जो ट्रायल कोर्ट हैं या हाई कोर्ट हैं या माननीय सुप्रीम कोर्ट है, सब अपने हिसाब से जजमेंट कभी कुछ देते रहते हैं। तो यहाँ पर आपको जुझारूपन से लड़ना चाहिए। और मैं फिर बोलता हूँ कि बहुत सारे प्रावधान आपके कानून में दिए हुए हैं और उन कानूनों के हिसाब से आपको लड़ना चाहिए। कानूनों का रेफरेंस देते हुए आपको अपने केस को फाइट करना चाहिए। अब मैं कहा करता हूँ कि जब कोई काम आप नहीं करते तो 100% गारंटी रहती है कि वो काम नहीं होगा, वो काम नहीं बनेगा। और जब कोई काम आप करते हैं, करने की ठान लेते हैं, तो उसमें 50-50 के चांस रहते हैं। उसमें आपको सफलता मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। तो साथियों, 50% की आशा तो हमें जगाए रखनी चाहिए। हम क्यों चुपचाप होके, दीन दुखी होके और अपने मन को टेंशन में डाल के केस लड़ें? अरे केस जुझारूपन से लड़ो, तरीके से लड़ो। कानून तो कानून है ना। अगर आप कानून में कोई बात कहेंगे तो माननीय न्यायालय आपकी बात सुनने के लिए बाध्य है। जो निर्णय भी होते हैं वो उसमें निर्णय में लिखा जाता है कि ये निर्णय क्यों दिया जा रहा है। तो अभी जैसे मैं बात करता हूँ कि मान लो CRPC 125 में कोई इंटरिम मेंटेनेंस का एक पर्टिकुलर अमाउंट का ऑर्डर हो गया आपके खिलाफ। अब लोगों में धारणा ये है कि अरे अब इंटरिम मेंटेनेंस में हाई कोर्ट में जाएं और वो कुछ नहीं होता है, तो वो वही रहता है, हाई कोर्ट कभी बढ़ा देता है, नहीं तो सेम रखता है, हाई कोर्ट से कोई बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है। कानून तथ्यों पे चलता है, सबूतों पर चलता है। आप सबूत देंगे, लड़ेंगे, पॉइंट पे अगर फाइट करेंगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब निचली अदालत, जहाँ पे आपका ट्रायल चल रहा है, वहीं पे आपको अगर रेमेडी मिल सकती है, अगर आपको कुछ आपको बेनिफिट मिल सकता है, आपको उपचार मिल सकता है अपने फेवर में, तो आपको
माननीय उच्च न्यायालय में या किसी और अन्य न्यायालय में जाने की क्या ज़रूरत है। उदाहरण के लिए मैं इसमें आपको 3 धाराएं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पत्नी ने एफिडेविट पर बिना किसी सबूत के बहुत सारा इल्ज़ाम लगा दिए आपके ऊपर कि आपकी संपत्ति इतनी है, आप इतना कमा रहे हैं, इतना, कोई सबूत नहीं, कोई आपकी सैलरी स्लिप नहीं रही। तो क्या वो उसका जो कथन है वो एक औपचारिक साक्ष्य है, उसने एफिडेविट पे दिया है, तो क्या वो मान्य है या उसको सही मान लिया जाएगा? आप उसके एवज में जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ना, इंडियन एविडेंस एक्ट, उसकी धाराएं मैं 2-3 धाराएं बोलूँगा। जैसे इसमें है सेक्शन 165 है, सेक्शन 136 है और सेक्शन 144 है। इनको पढ़ें और इनको समझें। तो इनको पढ़ के उसी के हिसाब से आप उसी न्यायालय में जो माननीय न्यायालय ने, फैमिली कोर्ट ने आपके मेंटेनेंस का ऑर्डर किया है, उसको कैंसिलेशन के लिए आप प्रार्थना कीजिए। आप अपने वकील साहब को बोलिए कि सर ये धाराएं हैं जो मैंने बताई, 165, 136 और 144 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, इन धाराओं के अंतर्गत ये जो ऑर्डर हुआ है इसको कैंसिल करें। उसमें आप पढ़ेंगे तो उसमें वो धाराओं में बहुत कुछ दिया हुआ है कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये एविडेंस एक्ट की जो 136 है, इसमें साक्ष्य की स्वीकार्यता है, साक्ष्य की स्वीकार्यता के बारे में बोला जाता है। तो भाई पत्नी ने एफिडेविट पे लिख दिया कि आपकी इतनी इनकम है, या बिना मतलब आपकी सैलरी स्लिप या बिना कोई आपकी कानूनी रूप से साक्ष्य दिए हुए, जो कि लिखित में साक्ष्य है, ये सिद्ध किए हुए कैसे कह देगी और उसको मान लिया जाएगा कि आपकी तनख्वाह 1 लाख है तो उसको आपको 1 लाख का मेंटेनेंस कर दिया गया। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो मैंने ये पॉइंट आपको बताए, इन पॉइंट पे आपको थोड़ा जुझारू होकर लड़ना पड़ेगा, और अगर आप जुझारू होकर लड़ेंगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको अपने केस में कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है कि जो आपको छोड़ना चाहिए। सफलता तो मिलती है, जब आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। और डरें बिल्कुल नहीं, डर के या अपने दिमाग को टेंशन में डालने से कुछ नहीं मिलने वाला। जब आपके सामने केस आ ही गया है तो फिर आपको तो लड़ना है और लड़के जीत हासिल करना है। तो ठीक है, अगर मान लो आपका उदाहरण के लिए मेंटेनेंस 10,000 रुपये बांध दिया है और आपको ऐसा लगता है कि नहीं 10,000 रुपये नहीं है, मेरी तो इतनी इनकम ही नहीं है, और होता है, मैंने कई केसों में देखा है, बच्चे लोग आते हैं, सर मैं तो इतना कमाता हूँ, 7,000 रुपये कमाता हूँ, मेरे ऊपर मेंटेनेंस बांध दिया है, 10,000 रुपये मैं कहाँ से दूंगा, कैसे अपना खर्च चलाऊंगा। तो मैं उन सब चीज़ों की ये बोलता हूँ कि भैया आप अपने सबूत लाओ, और सबूतों के बाद फिर इंडियन एविडेंस एक्ट का सहारा लेके हम आपका उसी अदालत से ही निर्णय चेंज करवाते हैं ना, और करते भी हैं, फ़ायदा बहुत मिलता है। लेकिन फ़ायदा उठाने के लिए आपको तैयार होना चाहिए, मानसिक रूप से आपको तैयार होना चाहिए। अगर आप बस ढर्रे में जैसे चल रहा है मामला कोर्ट का, ऐसा चलता रहेगा तो फिर ठीक है, फिर तो मतलब उसकी कोई सीमा ही नहीं है, तो आप परेशान होते रहेंगे। तो मेरी आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने केसों को तरीके से लड़ें। और जो मैंने ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट के 3 सेक्शन बताए हैं, इसके बारे में अपने वकील साहब से एक बार पूछें, और पूछ के, क्योंकि यहाँ पे मैं डिटेल उनका दूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और वो मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा। अगर आप फिर भी मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को दबा दें और लाइक कर दें। और अगर अच्छा लगा वीडियो तो आप ज़रूर इसको आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें, और साथियों कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको दी गई जानकारी कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो नहीं भी पसंद आता है तो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, या कोई नई जानकारी आप चाहते हैं तो हमें ज़रूर आप बताएं, तो हम आपको कमेंट के द्वारा अगर देने लायक जानकारी होगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और साथियों, अगर आप हमसे किसी तरह की कानूनी सलाह लेना चाहते हैं और किसी तरह की और सहायता चाहते हैं तो मेरे दिए हुए नंबर पर आप मेरे से रात 8 बजे से 10 बजे के बीच में संपर्क कर सकते हैं। पहले व्हाट्सएप करेंगे, फिर इसके बाद डायरेक्ट फ़ोन नहीं करें, आप मेरे से संपर्क करें और मैं आपकी समस्या का समाधान की पूरी कोशिश करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले फिर एक नए वीडियो के साथ मैं उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद।